अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत, खानेवाल से इनका ताल्लुक, मुख्तलिफ़ शोबों से इनकी वाबस्तगी है। एजुकेशन के हवाले से बात करें, पुलिस के हवाले से बात करें और इसके अलावा डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात करें। बड़ा इन रहते हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, रीच भी अच्छी खासी माशाल्लाह इनकी है। तो मेरे साथ मौजूद है आज जनाब हसन मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया उबैदुल्लाह भाई। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने एक बड़े जो है वो बारीक नोटिस पे जो है वो हमें टाइम दिया। हमने कल आपको मैसेज किया और आज जो है वो आप हाजिर हो गए, तो ये आपकी मोहब्बत है। शुक्रिया सर, ये सर आपकी मोहब्बत है सर, आपने खुसूसी तौर पे इनवाइट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंग जनरेशन जब इस तरह के काम करती है तो जज़ाकल्लाह आपने हमें इनवाइट किया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यंग जनरेशन, आप इसी पॉइंट को लेके चलते हैं। आप यंग जनरेशन को बड़ा जो है ना तनकीद का भी निशाना बनाते हैं और एजुकेशन के हवाले से उनको टीच करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं? आखिर क्या चक्कर है? देखिए, जो उनके एक्ट है ना, मैं उनके खिलाफ हूँ। वैसे मैं यंग जनरेशन जो है उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जो आज के लोग एक्ट कर रही है, अमल जो उनके हैं, उनसे जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत मायूस होता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, ये खुद को तबाह कर रही है, अपना फ्यूचर जो है वो तबाह कर रही है। तो मैं वैसे यंग जनरेशन के साथ हूँ, लेकिन उनके अमाल के साथ नहीं। तो ऐसे कौन से अवामिल हैं जो आप समझते हैं कि वो ठीक होने चाहिए? मतलब किस तरह के अवामिल की बात जो सबसे बड़ी जो चीज है वो उनके अंदर वो है सोशल मीडिया का जो है ना गलत इस्तेमाल। यानी कि सोशल मीडिया ने ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर हम ज्यादातर देख लें, नेगेटिव जो है ज्यादा इस्तेमाल है। 90% कह लें या मेजोरिटी कह लें हम ज्यादातर, तो लोग जो है वो नेगेटिव, जो हमारे यंग जनरेशन है, नेगेटिव सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे बड़ा इनका ये फॉल्ट है। अगर ये पॉजिटिव इस्तेमाल करें ना, तो मोबाइल से हम पैसे भी कमा सकते हैं, मोबाइल से पैसे बर्बाद भी कर सकते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर ये करना चाहे, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे ख्याल से बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रही है, बल्कि हम पैसे डुबो रहे हैं उल्टा। महंगे से महंगा फोन लेके जो है वो कुछ स्लो बहुत बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये चीजें आपको नहीं लगता कि कम होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल कम होनी चाहिए। साफ सी बात है, पैसा जाया करें, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा मोबाइल लेता है, इसका ये मतलब उनसे पैसा जाया कर दिया। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताता है कि आईफोन है ना, आईफोन के जरिए से आप लैंड क्रूजर भी खरीद सकते हो, 10 मरले का प्लाट भी खरीद सकते हो। ठीक है, आईफोन बजाते खुद कोई इम्पैक्ट नहीं रखता, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो हमें बताएगा कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। सही हो गया। अच्छा हसन, थोड़ा सा दूसरी साइड पे हम आते हैं, कमिंग टू द सम अदर एक्सटेंट, कि एजुकेशन के हवाले से आपका ताल्लुक, एजुकेशन फील्ड से बड़ी वाबस्तगी है, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है, पढ़ाते भी हैं, बाकी सारे मामला करते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल बच्चों का आपसे क्या होता है? सबसे कॉमन सवाल है सर, मतलब पेपर कैसा आएगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, पास कैसे होंगे। मतलब जो उनके सोसाइटी और वालिदैन उनके ज़हन में डाल देते हैं, यही कॉमन सवाल होता है कि सर हम ये क्लास पास कैसे करेंगे। तो आप बच्चों को जो है वो चीटिंग वगैरह करवाते हैं कि बेटा पहले एक पेपर लीक कर दिया है, इस तरह के मामले? नहीं, साफ सी बात है, मैं बच्चों को सपोर्ट तो करता हूँ। देखिए ना, बच्चों को, मेरा कोई इरादा नहीं होता कि मैं बच्चों को फेल करूँ, क्योंकि बच्चे फेल होंगे, क्लास छोड़ जाएंगे। तो उनको थोड़ी बात जो है रिलैक्सेशन दो, क्योंकि ना मैं जो है ना वैसे भी अगेंस्ट हूँ जो है ना एजुकेशन सिस्टम का जो हमारा पेपर पैटर्न है, ये जो इम्तिहान लेते हैं बच्चों का छोटी क्लासों से। अब देखो, बच्चा चौथी पांचवी क्लास में है, उसका इम्तिहान ले लेंगे, ठीक है। अब फर्ज करो कभी किसी वजह से उसके मार्क्स कम आ गए, तो वालिदैन उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, सोसाइटी वाले, भाई तेरे कम नंबर है, उसके ज्यादा है, वो बेचारा ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो गया। तो मैं जब अपनी क्लासों को पढ़ाता हूँ, साथ साथ ना वो सवाल वही करवाता हूँ जो पेपर में आने होते हैं, तो बच्चे जो है मेरी क्लास के बड़े खुश रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं। जी सही है। हाँ, बता देता हूँ, बड़ी बड़ी फेवर आप कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चों की बहुत ज्यादा फेवर करता हूँ, क्योंकि वो सारा दिन जो है माँ बाप से डांट खाते हैं, घर जाते हैं, अकेडमी पढ़ते हैं, अकेडमी वाले की डांट, ठीक है, साथ वाला कंपैरिजन, ठीक है, साथ से कमतरी, इन सारी चीजों से जब क्लास में आके बैठते हैं ना, अगर टीचर भी आगे जालिम टकर जाए, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस्ताद है जालिम तरीन उस्ताद, तो फिर बच्चा और ज्यादा डाउनफॉल में चला जाएगा। तो अगर टीचर एक उन्हें सपोर्ट करने वाला हो ना, तो देखिए मैं अपनी क्लास में स्पोर्ट्स करवाता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, उनके साथ खुद गेम खेलता हूँ, उनसे स्पीच कराता हूँ, उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स रखता हूँ, ठीक है, ताकि वो पेपर की टेंशन न लें, डिप्रेशन में जाए। तो इस तरह बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जी हसन, मुझे बताएंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, जो सबसे बेहतर, जो सबसे बेहतरीन किताब, पसंदीदा किताब, वो कौन सी आपकी, और वो कब जो है वो मुताला आप कितना करते हैं? मुताले की क्या जरूरत है हाल? हाँ, मुताला मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। जो खास तौर पे रीडिंग है ना, एक अच्छा उस्ताद वही है जो मुसलसल सीखता रहे, ठीक है। मैं रीडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखता हूँ, सही डॉक्यूमेंट्रीज होगी वो बहुत ज्यादा देखता हूँ, मूवीज होगी वो बहुत ज्यादा देखता हूँ। पाकिस्तान का कोई ऐसा आलिम नहीं है जिसको मैंने ना सुना हो, यानी कि हर तरह से सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। और जो बाकी आपका सवाल है कि बेस्ट बुक कौन सी है, वो है अल्केमिस्ट।
जो सबसे पहले मेरी मतलब रीडिंग थी एल्केमिस्ट जो नॉवल है, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है किसी भी जो यानी कि जो स्टार्ट करना चाहता है ना बुक रीडिंग, उसके लिए एल्केमिस्ट जैसी और कोई किताब नहीं है। तो सबसे पहले वो जो नॉवल है एल्केमिस्ट पढ़े, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा उसको इंस्पायरेशन हासिल होगी। तो मेरी जो बेस्ट बुक है वो एल्केमिस्ट है भाई। चले, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अगर नॉवेल्स के हवाले से बात करें, नॉवेल्स में कोई खास नॉवेल? जी देखिए, मैं ना खसूसी तौर पे पाकिस्तानी अवाम को कहता हूँ कि नॉवेल्स जो है ना पढ़ा करें। अच्छा। खसूसी तौर पे जिसमें आशिकी मशूकी मोहब्बत वगैरह हो ना, ये चीजें इंसान को बर्बाद कर देंगी। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, ठीक है, इस तरह की जो बातें पाकिस्तानी अवाम कर रही है ये बिल्कुल गलत है। नॉवेल से बाहर आए, रियलिस्टिक जो सोच है ना वो लेकर आए अपने अंदर, ठीक है। ऐसे नॉवेल्स पढ़ें जिनसे आपको इंस्पायरेशन हो, कुछ नई चीज सीखें। आप ज्यादातर बुक्स की तरफ तवज्जो दें, ठीक है। नॉवल पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना पाकिस्तानियों के खसूसी तौर पर ना पढ़ें जिसमें ये दिखा रहा होता है जी एक लड़की मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होती है बाद में, यानी कि आप 300 पेज पढ़ेंगे, एंड पे सिर्फ आपको एक सबक मिलेगा कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। लेकिन तो उस बात लेकिन देखें, बहुत सारे ऐसे जो राइटर्स हैं, जैसे बानो आपा हैं, हमारी बानो कुदसिया हैं, इशफाक अहमद हैं, अगर आप मैं आपकी बात से थोड़ा सा यहाँ पे खिलाफ करता हूँ कि वो भी तो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो मुसलमान है, वो एक अच्छा लिखने वाले हैं, तो क्या वो उनके नॉवेल्स में और जो आप जो मिसाल दे रहे हैं उनके नॉवेल्स में अच्छा खासा जमीन आसमान का फर्क है? तो इशफाक अहमद साहब के तरह तो इस तरह की बातें नहीं पाई जाती जी, लेकिन मैं भी सोच उनके बारे में वैसे ही रखता हूँ कि देखिए आपने 300 सफ़ों का नॉवल पढ़ा है ना, मैं वही कहता हूँ ये देखे ना, मतलब उसमें कंटेंट जो है ना लेसन्स बहुत कम मिलेंगे आपको, यानी कि पूरा 300 पेज पढ़े ना आप, एक सबक मिलेगा या आपके जहन में पूरी स्टोरी आ जाएगी दिमाग में, आप उस स्टोरी से खुद ब खुद लेसन क्रिएट करते हैं। नॉवेल्स में खास तौर पे ऐसा होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पढ़ें, ठीक है, फिक्शन छोड़ के नॉन फिक्शन किताब पढ़ें जिसमें कोई एहसास इमोशंस ना हो, रियलिटी बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड किताब हो, अगर आप उसके 20 पेज भी पढ़ते हैं ना वो आपके लिए इनफ है। तो मैं यही कहता हूँ कि नॉन फिक्शन जो है ना ज्यादा हमारी कौम पढ़े, रिसर्च पढ़े, ठीक है, रियलिस्टिक आए, अपने दिमाग में जो है ना हकीकत पसंद आना रखे। इस तरह जो ख्वाबों की दुनिया, नॉवेल्स की दुनिया और है, जब इंसान हकीकत में आता है यानी कि मोटिवेशन से निकल के जब आता है ना रियलिटी में देखता है तो दुनिया चेंज हो जाती है पूरी। तो मैं यही आवाम को कहता हूँ नॉन फिक्शन की तरफ ज्यादा है, नॉवेल्स पढ़ें। देखिए हर बंदे का अपना अपना शौक है, कोई लोग बहुत अच्छे नॉवल यानी कि पढ़ने वाले होते हैं, कोई पसंद भी करते हैं, तो नॉवल पढ़ें। लेकिन ज्यादातर जो है ना मतलब जो नए रीडर्स हैं मैं उनको ये कहूंगा नॉवेल्स के पीछे ना जाएं, क्योंकि नॉन फिक्शन आपको आगे लेके जा सकते हैं जिंदगी में। यानी कि कोई भी आप रिसर्च बेस्ड, जैसे आप ज़ीशान और हसन उस्मानी की किताबें पढ़ लें, ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान की पढ़ लें, तो आप जब इनकी किताबें पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि नॉन फिक्शन जो है ना इंसान को कहाँ तक लेके जा सकती है। तो मैं ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो नॉन फिक्शन को देता हूँ हमेशा। जी चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये दो नाम मेरे लिए बड़े जो है वो एक ज़ीशान हसन उस्मानी और मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये मेरे दो नाम बड़े खास हैं, बहुत खास, और मैं इनको भी जो है वो पढ़ने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जरूर इनकी सबसे जो बेहतरीन किताब है। हाँ, मैं ये बता दें कि ज़ीशान हसन उस्मानी है ना, इनकी आप लाइफ स्टोरी अगर पढ़ें, जिस तरह वो सक्खर से निकले और कैलिफोर्निया तक गए हैं, एक यानी कि आम सा तालिब इल्म जिसका वालिद जो है कोठियों पे काम करता था, वहां से लेकर वो आईटी का कैसे प्रोफेशनल बना और किस तरह उसने यानी कि पूरी दुनिया जो सैर की, यानी कि 100 से ज्यादा वो दुनिया मुल्क जो है वो सैर कर चुका है। तो उनकी जो किताब है जुस्तजू का सफर, एक कमाल सफरनामा है उसकी जिंदगी का, कि वो कैसे देहात से उठा और कैसे अमेरिका तक और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी तक जो उसने अपने लेक्चर दिए। तो जुस्तजू का जो सफर किताब है ये आप लाजिम पढ़ें। उसके अलावा जो मौलाना वहीदुद्दीन खान है, मैं तो ये कहता हूँ कि मौलाना वहीदुद्दीन खान की आप सारी किताबें पढ़ें। जो सबसे बड़ी जो उनकी बेस्ट किताब है वो है राज़ हयात। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बुक रीडर हो जिसने राज़ हयात जो है किताब वो मौलाना वहीदुद्दीन खान की ना पढ़ी हो। ये बेस्ट किताब है, मोटिवेशनल भी है, इंस्पायरेशनल भी है, लेसन भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, यानी कि तमाम किताबों का ये निचोड़ है। राज़ हयात जो किताब है ये लाजमी पढ़ें मौलाना वहीदुद्दीन खान की। जी हसन, आपकी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, ये बातें करने में तो जो है एक बड़े आम क्रिएटर के हवाले से बात करें या कोई आम बंदा जो इस तरह की बात करें, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। तो आप इसको यानी कि बहुत कम पाई जाती है सही, मिक़दार इसकी बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से जो है हम इसका सिक्का चेंज कर सकते हैं, या हम इसको किस तरह से जो है वो एजुकेशन सिस्टम में अपने ला सकते हैं? क्या चीज लाना चाहते हैं? जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि क्रिएटिविटी, जी जी, रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा है, हमें रट के जो है वो पास रट लो बेटा, इतना सब्जेक्ट आप रट लो पास हो जाओगे। तो वो क्रिएटिविटी कैसी आएगी कि आप वाकई इस पे जो है वो अमल हो सके? देखिए क्रिएटिविटी जो है ना, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक कोटेशन है कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री
it will live its whole life believing that it is stupid. ठीक है, हर शख्स के अंदर अपनी अपनी सलाहियत है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा मसला मैं नोट समझता हूँ वो ये है कि हमारे जो उस्ताद हैं वो क्रिएटिव नहीं है। यानी कि एक बंदा जो खुद क्रिएटिव नहीं है वो खुद आगे जाके कैसे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकता है, वो कैसे बच्चों को समझा सकता है कि क्रिएटिव पैदा हो आप, या उनके अंदर सलाहियतें पैदा कर सकता है। एक उस्ताद है यानी कि वो अपनी सैलरी के इंतजार में रहता है हमेशा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उसने जब अपने मंथली सैलरी के पीछे आ जाता है ना, तो वो खुद जब अपने आप को यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे सेट नहीं कर सकता क्लास में, तो बच्चे जो है कभी वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमारे असातिज़ा जो है सबसे बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि हमारा डाउनफॉल जो है ना एजुकेशन सिस्टम में असातिज़ा की वजह से है। असातिज़ा नाहल उस्तादों को पढ़ाना नहीं आता, ठीक है पढ़ाते हैं तो रट्टा सिस्टम के थ्रू। देखिए रट्टा बच्चा थोड़ी कहता है कि मुझे रट्टा लगवा दो, यानी कि हम क्लास में जाते हैं हम उस्ताद को कहते हैं सर हमें रट्टा लगवाओ, उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है वो 40 की क्लास है तो उसको कैसे लेके चलता है। वो एक पेज देता है जो सुबह रट के आज आपका टेस्ट है, एक ये भी कर सकता है। एक उस्ताद है वो आगे आधा पेज पढ़ा देता है लेकिन समझा के पढ़ाता है कि जो जो बात लिखी हुई है वो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करता है। तो अब देख रहे हैं हम खुद रट्टा सिस्टम भी उस्ताद क्रिएट करता है और इसे खत्म भी खुद उस्ताद कर सकता है। मैं ये कहूँ कि मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर लगूं और रट्टा सिस्टम खत्म हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे असातिज़ा जो है वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो खुद इस बात को नहीं समझेंगे कि हम बच्चों के ऊपर कोई रहम करें, हम बच्चों का जो है मुस्तकबिल तबाह ना करें। ठीक है, मुस्तकबिल तबाह से ये मुराद है कि उनको मैट्रिक बच्चे कर जाते हैं लेकिन उनको स्टेज प्रेजेंटेशन नहीं आती, उनके असासे कमतरी खत्म नहीं होती, उनका स्टेज फेयर खत्म नहीं होता। तो ये तमाम जो जिम्मेदारियां असातिज़ा पर आती हैं। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका जिम्मेदार उस्ताद है, अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ जाता है डर की वजह से तो इसका जिम्मेदार भी उस्ताद है। अच्छा हसन, पुलिस के शोबे से वाबस्तगी है आपकी, ठीक है, पुलिस में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक, लेकिन बड़ा अजीब रवैया है पुलिस वालों का आवाम के साथ, तो ये क्यों है, क्या वजह है इसकी? जब ये हमारे पुलिस के मामला, ट्रैफिक के मामला हुए हैं, इतनी एफआईआर, झूठी एफआईआर बच्चों पर करवाई गई हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तो ये सारी चीजें क्या समझते हैं कैसे ठीक होंगी? और पुलिस डिपार्टमेंट, क्या हमारी सारी पुलिस करप्ट है या कोई हिस्सा इसका इस तरह का है? हाँ जी, चलें देखें अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बात में ना 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि सबसे पहले आपने बात की बिहेवियर की, यानी कि जो पुलिस वाला है उसका बिहेवियर आवाम के साथ ठीक क्यों नहीं है। तो देखें साइकोलॉजी के लिहाज से जब भी एक प्रॉपर रेस्ट इंसान को नहीं मिलेगा, जब भी वो जितनी अटेंशन चाहता है उसको वो नहीं मिलेंगी, जब तक उसको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो उसका रवैया खुद ब खुद खराब होना शुरू होता है। अब देखें एक मुलाजिम है वो 16 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके आ रहा है, 6 घंटे सोएगा उसको दोबारा अगर ड्यूटी पे भेज देंगे, ठीक है। इसमें अवाम को कोई मसला नहीं है कि हम कहें कि अवाम का इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्यूटी करके एक माहौल में रह रहकर उसका जो है रवैया ऐसा हो जाता है। और उस खास तौर पे जब बार बार मुलजिमों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो उनका रवैया थोड़ा सा र्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हर बंदे के साथ उसका इस तरह कोई मसला है। तो बिहेवियर देखें साइकोलॉजी के लिहाज से किसी भी इंसान का बिहेवियर मसला हो सकता है। जो दूसरी बात आपने की कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, देखें पाकिस्तान में जो हमारी जो डाउनफॉल इस कंट्री पे जा रहा है वो यही है कि हमारी रिश्वत है। आप कोई महकमा देख लें, पंजाब पुलिस देख लें, इसके अलावा देखने में कुछ लोग हैं, ठीक है, वो जो पूरे महकमे को ना तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरे जो हर बंदा पुलिस वाले, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ दोस्त खड़े हैं, वो रिश्वत लेते हैं। हमने 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया नहीं लिया। तो ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हर महकमे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो उन बुरे लोग क्योंकि हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो पंजाब पुलिस का इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन पब्लिक के साथ ज्यादा है, वो ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह पुलिस मौजूद है, इंटरेक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से जो हमारी जो छोटी छोटी खामियां भी हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। अब जो पंजाब पुलिस है वो कहता है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो आवाम, उनको डंडों तक मारने भी आ जाती है। तो मतलब ये तरीकाकार क्या पुलिस का ठीक है आपके साथ? मैं बता दूं, देखिए मैं उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद था। आपकी जो पब्लिक ने क्या किया है कि स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा है, वहां से 10 लोग जो फलांग कर अंदर गए हैं, बैरियर थे अंदर चले गए हैं, 10 लोग इधर से चले गए हैं, यानी कि 20-25 लोग जो स्टेडियम के अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब वो अंदर जाकर उन्होंने प्लेयर्स को अपने गले लगा लिया। अब ये बताएं, देखें एक जो है ना, अगर खुद अवाम अपना मेंटल लेवल हाई नहीं करेगी ना, देखें सुकून से सब मैच देखें, कोई आपको कोई बात कह सकता है। जब आप फलांगना शुरू कर देंगे उसके बाद सख्ती खास तौर पे की जाती है ताकि लोग जो दोबारा हरकत ऐसी ना करें। देखें वो ये मैचेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, अब लोग अंदर आ रहे हैं। अब रिसेंटली मैचेस में बोतलें अंदर फेंकी हैं, तो ये देखें अवाम का रवैया कैसा है। अब आप ये कहें कि हम अवाम को कहें कि बेटा बैठ जाएं या उनको शाबाशी दे के बिठाएं, अवाम इस तरह कभी नहीं बैठ सकती। ठीक है, अवाम ने बहुत गलत किया, अंदर बोतलें फेंकी, प्लेयर्स को जाके गले लगा लिए। देखिए सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं,
तो पुलिस का जो रवैया यहाँ जो हाईलाइट किया जा रहा है, इसके अलावा अगर आप पब्लिक का देखें ना, पब्लिक का इससे भी ज्यादा है। पुलिस ये करती है कि जो बंदा ज्यादा अंदर मसाइल खड़े कर रहा तो उसको बाहर भेज देते हैं, ताकि उनकी वजह से मैच या दूसरी ऑडियंस देखने वाली है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सिर्फ पुलिस ये काम करती है भाई, जो गलत काम कर रहा है उसको बाहर फेंक देती है या बाहर भेज देती है उसको। तो हमारा ये जो मामला हाईलाइट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा रुख है कि बोतलें अंदर फेंकें या प्लेयर्स को अंदर जाके मिले हैं, तो ये जो है पब्लिक का ये भी एक गलत बात थी, आवाम को ये भी देखना चाहिए। उसके अलावा आपने बात की कि जो झूठे पर्ची FIR स्टूडेंट्स पे दी गई हैं। अब देखें पूरे पंजाब खास तौर पे, सॉरी आप मदर की बात काट रहा हूँ कि खास तौर पर पंजाब पुलिस ने जब ये थोड़ा सा हाई अलर्ट, जब ट्रैफिक की कवानीन को जब फॉलो किया जा रहा था, छोटा सा इशारा तोड़ने पर पर्चा दे दिया गया, 2000 का चालान हो गया, हेलमेट अगर नहीं पहना हुआ 2000 का चालान हो गया। तो वो भी मखसूस लोगों का, हर बंदा जो है वो, हमारा मीडिया भी इसको कवर कर रहा था कि काफी सारे जो उनके अपने जानने वाले तो वो उनको छोड़ देते थे, बच्चों को पकड़ लेते थे, उनके ऊपर 2-2 हजार 4-4 हजार का पर्चा हो रहा था। अच्छा, तो आप मतलब इसको भी आप डिफेंसिव मोड में लेंगे या इसको इसका तायीद करेंगे? हम इसकी रियलिस्टिक जो है ना एक खुल के बात इसमें रखेंगे, अपना हम अपना मौकफ रखेंगे, ताकि जो ऑडियंस से लोग पहचाने। देखिए सबसे ज्यादा जो जान सस्ती है ना वो पाकिस्तान में है। आप देखें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, रिक्शे वाला मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, रिक्शे वाला बीच में आके मारेगा, छोटे छोटे बच्चे को बाइक दे देते हैं, तो वो बच्चा जो है देखिए अपनी पेरेंट्स को साथ लेके जा रहा है, अपनी बहन को लेके जा रहा है, अपनी अम्मी को लेके जा रहा है। अब उसको पता ही नहीं है कि कहाँ मैंने ब्रेक मारी, यानी कि उसकी उम्र, उसके पाँव जमीन पे नहीं लग रहे, तो वो बाइक लेके फिर होता है। तो पंजाब में जो सख्ती की गई खसूसी तौर पे चाइल्ड्स पे, बच्चों पे, कि ये बहुत ज्यादा बाइक और चलाते हैं और कवानीन तोड़ते हैं, इस वजह से लगाएगी क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हो गए थे। आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन जानों का ज़िया। अब देखें फैसलाबाद के आप अखबार देख लेना, आप अगर क्राइम वाला इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू कर दें, हर जगह एक्सीडेंट की, यहाँ बस का तसादुम होगा, यहाँ कार का, यहाँ बाइक का, तो कहीं 2 शहीद होंगे, कहीं 2, 3, कहीं 4, कहीं 5। तो इस तरह के रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा आ गए। अब जिस तरह आप बात करें कि छोटा सा इशारा तोड़ दें, देखिए छोटा या बड़ा, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की वो वर्जी है। अब देखिए हेलमेट नहीं पहनते। अब देखिए अगर हेलमेट जबरदस्ती पंजाब पुलिस किसी को पहना रही है, जिस तरह कोरोना के दिनों में जबरदस्ती घर रखा गया था, तो इसमें अवाम का ज्यादा फायदा या हमारा है? अगर हम किसी को कहते हैं कि आप, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर एक और बात भी है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। हम ये देखें कि इस तरफ अगर हम देखें तो कानून की खिलाफ वर्जी क्या सिर्फ जो गरीब तबका है उसी पर चलती है? अमीर तबके आगे पुलिस है वो बिल्कुल हाथ जो है वो फैला देती है कि नहीं हम बड़ी जिम्मा जी, आप जाएं, 500 ले लिया, 1000 ले लिया जी, आप चले जाएं जी। इसी में बात करें, देखें अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप इशारा नहीं तोड़ रहे, मैं आपसे रोक के 500 ले सकता हूँ? आप क्या कहते हैं? मैं ले सकता हूँ अगर आपने हेलमेट पहना? बिल्कुल नहीं ले सकते। हाँ, तो गरीब जो है वो क्यों किसी को मौका दे रहा है कि यार, अगर देखें मैं खड़ा हूँ रोड पे, मैं किसी ऐसे 200 मांग ही नहीं सकता जब तक उसने कोई फाड़ ना किया। वो अपने फाड़ दुरुस्त कर लें, कोई भी नहीं लेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस से काम कर रही है तो वो ठीक है, अवाम ने काम करी तो गलत है? नहीं, देखिए पुलिस गलत काम कर रही है। पुलिस आपने मतलब आपका पॉइंट है यहाँ पे कि अगर पुलिस 200 रुपया ले रही है तो वो काम ठीक है, नहीं कि अवाम अगर हेलमेट ना पहने वो उसको 200 रुपए लेके निकल जाए, पुलिस वाला अपनी जगह पे ठीक है, अवाम गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम ये अगर कोई बंदा 200 ले रहा है, 500 ले रहा है, हम पूरे पंजाब पे लागू नहीं कर सकते ना। देखिए हमारे खानेवाल में कोई बंदा पैसे नहीं ले रहा, चौक में खड़ा जिसका चलान होना तो उसको होना ही है, उसके आप कॉल भी नहीं सुनते हमारे वहाँ। तो मैं हर जगह के जो पुलिस वाले हैं उनकी मतलब नहीं कह सकते कि आपसे किसी ने चौक में 200 ले लिया, अब आप कहते हैं पूरी पुलिस खराब है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। देखिए अच्छे लोग भी हैं, कई जगह जो अमीरों के चलान भी हो रहे हैं, कई जगह देखिए आप लैंड क्रूजरों को लॉक लगा के वो रख के उठा के कहीं और लेके जाते हैं, बंद कर देते हैं गाड़ियां, तो ये इशू नहीं है। दरअसल जो इशू ये है कि जो गरीब लोग हैं वो खुद मौका देते हैं, ठीक है। आप अगर किसी को मौका नहीं दे, अगर कोई देखे रिश्वत ले रहा है बहुत बुरा काम कर रहा है, आप उसकी वीडियो बनाएं, आप एक्सपोज करें, उसकी जो एप्लीकेशन दे, शिकायत करें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हर बंदा अपना बेनिफिट देख रहा है। अगर आपसे पुलिस ने 200 लेके आपको छोड़ दिया ना, तो आप नहीं सोचोगे सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, नहीं, क्योंकि आपका अपना बेनिफिट है, मुफाद आपका अपना है। तो देखिए अगर आपसे कोई पैसे लेता है, मैं कभी डिफेंड इस चीज को नहीं करूंगा कि रिश्वत वो ले रहे हैं। आपसे अगर कोई बंदा 200 लेता है, आप उसकी वीडियो बनाएं, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, कल आप अपनी एप्लीकेशन लिखकर डीपी ऑफिस जाएं, ठीक है। कोई भी ऑफिसर हमारा ये सपोर्ट किसी कांस्टेबल को, किसी पुलिस वाले को नहीं करता कि वो रिश्वत की तरफ आए। अगर आप देते हैं तो इसमें आपका ज्यादा फॉल्ट है, ठीक है। जबरदस्ती देखें, जो जुर्म करने वाला बंदा ना, वो जोर जबरदस्ती ज्यादा नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर जो जुर्म करने वाला उसके दिल के अंदर एक डर होता है। लेकिन हसन आप इस चीज को माने कि जो गरीब अवाम है ना, यानी कि जो मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन करना, वो उनकी निस्बत जो कि पैसे वाले हैं, जिनके पास मौजूद हैं, जो कि किसी हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं, उनकी निस्बत बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए मुश्किल है, लेकिन एक जो कि पुलिस आगे से सुनती नहीं है। भी देखें
अब ये आपने बात की, पुलिस सुनती नहीं है। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। देखिए आप थाने में जाते हैं, अगर आपकी वहां बात नहीं सुनी ना, आपने अपना इंतकामी दिमाग बना लिया या आपने नेगेटिव माइंड सेट कर लिया, थाने में नहीं सुनते, आप डीपी ऑफिस जाएं। डीपी ऑफिस अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, 1787 का नंबर जो आईजी पंजाब कंप्लेन सेल का मौजूद है आपके पास, आप वहां करें, आपकी शिकायत लाजमी सुनी जाएगी। लेकिन आप ना 1787 पे कॉल करें ना, आप डीपीओ के पास पेश हो ना आरपीओ के पास पेश हो, आप थाने में गए हो, वहां आपको किसी कांस्टेबल ने कह दिया भाई जाओ जाओ, आप कहते नहीं पूरी पंजाब पुलिस खराब हो गई। तो इस तरह नहीं, हर चीज का एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है। आपकी बात पहुंच सकती है, हर ऑफिसर तक पहुंच सकती है जिस तक आप चाहें। ये नहीं हो सकता कि आपकी बात हायर लेवल तक ना जाए। तो पहुंचाने का एक तरीकाकार आना चाहिए। जो आप मिडिल क्लास की बात करें, देखें हमारे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है ना, वो है कि हमारे जो कानून है ना, उनकी अवेयरनेस नहीं है। जो लोग हैं उनको कानून सीखना चाहिए और देखना चाहिए हमारे कौन से राइट्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे, और हम अगर आवाज उठाएं तो हमें मिल सकते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों को डिफेंसिव बड़ा मोड़ा आप अच्छा खेले हैं, तो इस चीज पर आपकी दाद बनती है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए इस मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए, तो ऐसी क्या चीज है जो कि आप चेंज करना चाहेंगे? जो मैं सबसे पहले चेंज करूंगा वो है अपना तालीमी निज़ाम। यानी कि जो बच्चे बच्चियों की तालीम है ये मैं मुफ्त कर दूंगा, जिस तरह भी करना पड़ा, जहां से भी मतलब बजट जो है थोड़ा सा कंपाइल करना पड़ा। लेकिन जो एजुकेशन है ना, उसकी बिल्कुल यानी कि जीरो फीस हो, किसी किस्म की ना हो। जो फीसें यूनिवर्सिटी में ली जा रही हैं वो किसी भी मद में ली जा रही हैं, या स्कूल वगैरह में छोटी से छोटी फीस है या बड़ी से बड़ी फीस है, वो सब कुछ फ्री हो। हर जो तालिब इल्म हो उसकी एजुकेशन मुफ्त कर देनी है। अच्छा, आपका जूलॉजी के अंदर बैचलर्स है, जी जी। जॉब आप पंजाब पुलिस के अंदर कर रहे हैं, किताबें जो है वो आप ज़िशान उस्मानी की पढ़ते हैं, यानी कि एक बड़ा जो है ना मुख्तलिफ जावियों से आप टच करके आते हैं। तो आपको क्या मल्टी डायरेक्शन होना पड़ता है, या आपको अभी तक कोई अपनी कोई स्पेसिफिक फील्ड पता नहीं लगी मैंने ये काम करना है? देखिए मुझे अपनी फील्ड पता चल चुकी है। अच्छा। मेरी फील्ड जो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को ना अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज्यादा वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा उसके लिए वे खुलेंगे, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। मैं अगर किताबें पढ़ता हूँ तो इसमें मैंने मतलब बहुत आगे तक गया हूँ। अगर मैंने टीचिंग की है इसमें बहुत आगे तक गया हूँ। तो यानी कि जो भी काम जिसमें हाथ रखो ना, उस चीज को आप सोना बना दो। उस चीज पे इतना ज्यादा वर्क करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो, उसमें आप नए नए बाग खोल दो, उसमें एक आपकी अलग दुनिया हो। तो मैं इस वजह से इंस्पायरेशन भी मुझे बहुत ज्यादा मिली है। मैं खुद मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ, जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा किया है, ना कि ये वक्ती तौर पर मोटिवेशन ली, यानी कि एक काम पे पड़ गए, उधर फॉल्ट निकला या उधर से नहीं हुआ कामयाब दूसरी तरफ। तो यानी कि मैं मुख्तलिफ काम करता हूँ लेकिन अच्छे तरीके से। सही हो गया। इंस्पिरेशन से याद आया, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है जिंदगी में काम के हवाले से, वो कौन है? जी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन जो मैं खुद समझता हूँ वो अपने लिए मैं खुद को ही समझता हूँ। अच्छा। मैं बार बार यानी कि फेलियर मैंने देखी, बार बार नाकाम हुआ, मैंने लोगों के रवैये देखे, तो फिर उससे मैंने खुद ही सीखा और खुद ही खड़ा हुआ और खुद ही आगे बढ़ा। लेकिन होता है ना कि बंदे के बैकएंड पे यार ये बंदा मुझे सपोर्ट करता है, तो वो यानी कि आपकी कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाते, बंदा डिप्रेस हो जाता है। कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी बैकएंड पे जो कि लगता है आपको सपोर्ट के लिए खड़ा होता है आपकी हमेशा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ना मैं अब झूठी मैंने तारीफें करूं जी, मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे आगे लगे। ना वालिदैन ने सपोर्ट किया, ना ज्यादा दोस्तों ने सपोर्ट किया, ना क्योंकि जो डिप्रेशन आता है, सोच आती है, मैं दोस्तों को शेयर ही नहीं करता ज्यादा, जो बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें ये है कि आप अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, अगर अल्लाह में टाइम दें, आप सोचेंगे, अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप ये कहें कि आपकी मुश्किल आपकी होती है, आप किसी को बताने से वो आपकी हल नहीं हो सकेगी। जी। अच्छा, सोशल मीडिया की प्रेजेंस आपकी बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर क्या चीजें मतलब क्या किस चीज का इंटरेस्ट है, आप क्या चीजें देखते हैं अपने फ्री टाइम में? तो ज्यादातर मैं यही है कि एजुकेशनल जो वीडियोस हो गई या जो है डॉक्यूमेंटरीज हो गई, इन तरह की चीजों ट्रैवलिंग का शौक भी रखते हैं? जी जी, ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, और कितने शहर ट्रैवल कर चुके हैं? जी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, खास तौर पे यानी कि जो स्कर्दू है वो तो एक पूरा जो है घूम के आ चुका हूँ, और पे उस पे कुछ 10-15 पोस्टें भी लगा दी है मैंने, उनके फूड्स के हवाले से और उनके मकामात के लिहाज से हर तरह से लगा दी है। ठीक है। फैसलाबाद शहर की कोई एक अजीम चीज जो कि आपको यहाँ पर लगी हो, बाकी शहरों से मुनफरिद हो? इधर तो फैसलाबाद में घंटा घर चौक ही देखा, जो 8 रोड मिलते हैं, उधर भी कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। हम तो जिधर जाते हैं हमें तो ठग मिल जाते हैं। जिधर हम फैसलाबाद में गए हैं, यानी कि छोटी सी चीज है इतनी महंगी, यानी कि अब दाल की प्लेट है ना, हमारे लाहौर में चले जाए, खानेवाल में चले, 80 रुपए की प्लेट है, 100 रुपए की लगा। यहाँ पर आप फिरे नहीं है, यहाँ पर भी अगर आप मेरे साथ नहीं देखिए, फिरे की बात नहीं, फिरे की बात नहीं। अगर आपका एक पॉइंट भी गलत है ना शहर में, चौक में, तो हम ये कहेंगे आपका शहर, क्योंकि अब बाहर से बंदा आ रहा है उसे नहीं पता। अब होटल को छोड़ दें, आपके फैसलाबाद में पानी नहीं देते। यार मैं दुकान पे गया हूँ, हमारे यहाँ पे दोस्त गवाह बैठे हैं, तीनों जो है बैठे हैं माशाल्लाह, हम पानी उधर हमने कहा थोड़े से फ्रूट धोने हैं, कहता पानी नहीं है, वहां से भगा दिया।
तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें इन अगर हम यानी कि इनको दे भी दे, पानी दे रहे हैं, इस तरह की चीजें करते तो हमारा एक जो है ना बड़ा अच्छा पॉजिटिव इमेज जा सकता है। लेकिन हमारी लिमिटेड सोच है, ये इसको मतलब बहुत ज्यादा कम कर देती है। तो मैंने फैसलाबाद में ये ख्याल देखे थे, आवाम जो है ना यानी कि एक ब्रॉड माइंड नहीं रख रही। लोग अच्छे भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं यहाँ, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव लोग भी हैं, यानी कि अगर हमने किसी का रास्ता पूछा तो हमें छोड़ के भी आते हैं, यानी कि सपोर्टिव लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मतलब नैरो माइंड है, या उनकी पता सोच ऐसी है, या उनको मतलब क्या उनके दिमाग के साथ हो गया कि वो किसी को सपोर्ट करना ही नहीं चाहते। जी। शायरी से ताल्लुक है आपका? नहीं, शायरी मतलब मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और मैं समझता हूँ हमारी कौम जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी अगर वो शायरी सुनाएगी। जी। चलें ठीक है हसन, थैंक यू सो मच यार आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया। और ये जो मुख्तसर के वक्त में जो है वो जितनी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। जी, बहुत मजा आया सर। जनरेशन जो इस तरफ आ रही है बहुत खुशी होती है। दूसरी उबैद भाई की जो एक खास बात है ना कि एक आम जो है पॉडकास्ट या आम इंटरव्यू नहीं करते, यानी कि हम जो अब तक हम बैठे हैं, कोई हमने बात पहले से तय नहीं की थी कि हम ये करेंगे, बात आप वो कर देना। तो इस तरह उबैद भाई को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज पे, तो इस तरफ आए और जो है नेचुरल जो इंटरव्यू लिया। उसके अलावा जो इनका थिंकिंग लेवल है वो एक आम लोगों जैसा नहीं है जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं कि हाँ में हाँ मिला दी, हाँ में हाँ मिला दी। जो बात इनको लगता है कि ठीक है वो आप हाँ कहते हो, जो आपको लगता है नहीं तो उस पर आप नहीं कहते। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपने एक दिन जरूर कामयाब होना है। यू विल गो इन स्काइज, ये मेरी आज स्टेटमेंट लिख लें। इंशाल्लाह आप 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। जी चले हसन, शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम के लिए जनाब। ये खानेवाल से स्पेशल एक बंदा जो है, खानेवाल का बंदा हमने आपके लिए मुकर्रर किया था कि इनका एक अजीब सा सिनेरियो, मुख्तलिफ शहरों में इनका फिरना, ऊपर से एक पंजाब पुलिस के अंदर भी जो है अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इनकी प्रेजेंस है, आप देखेंगे। आप इनका अकाउंट ज़रूर विजिट करें, हसन मुख्तार इनका फेसबुक जो है वो फेसबुक आईडी है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है मुझे देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।